नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे रोजगार बढ़ा, बेरोजगारी कम, दावों में कितना दम। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 3.5% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम बल की भागीदारी में 55.9 से 60.10 पर पहुंच गई है। महिला श्रमिकों के रोजगार में भी 6.5% का उछाल आया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी, जो कि एक वर्ष में ही यानी 2022-23 में यह बढ़कर 41.1% हो गई है। और ये सिर्फ स्थिति शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं राज्य की श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री धामी युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर खुलेंगे, जिससे यह स्थिति और अधिक बेहतर होगी। आपको बता दें कि श्रम बल सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट से पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने भी रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की थी। आयोग ने दावा किया था कि धामी सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती की है जितने कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में करीब 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई हैं। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार ने विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या धामी सरकार में राज्य के युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश भर में बेरोजगारी पर मचे सियासी बवाल के बीच उत्तराखंड से रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल श्रम बल सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 3.5% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम बल की भागीदारी में 55.9 से 60.10 पर पहुंच गई है। महिला श्रमिकों के रोजगार में भी 6.5% का उछाल आया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी, जो एक वर्ष में ही यानी कि 2022-23 में यह बढ़कर 41.1% पर पहुंच गई है। और यह स्थिति सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं राज्य में श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि रिपोर्ट में भी सीएम के कार्यों को सराहा जा रहा है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड से वादा किया था और 2022 के चुनाव में हमने कहा था कि जो काम रह गए उनको हम करेंगे और युवाओं को रोजगार उनके प्रदेश में मिल सके, इसलिए हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। हमने इन 2 वर्षों में जिस प्रकार से क्लस्टर वाइज भर्तियां की, तमाम सरकारी जो हमारी विभाग हैं उनमें भर्तियां युवाओं को किया है, और साथ ही जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर भी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इस पर हमारी सरकार ने फोकस होकर के काम किया। आपको बता दें कि श्रम बल सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट से पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने भी रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की थी। आयोग ने दावा किया था कि धामी सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां ही हुई। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्य में रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी।
सरकार की ओर से दिसंबर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू को सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी धामी सरकार की रोजगार के मुद्दे पर सराहना हो रही है। सवाल यह है कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्य विपक्षी दलों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या धामी सरकार ने विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या धामी सरकार में राज्य के युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या समिट में हुए एमओयू धरातल पर उतरकर राज्य के युवाओं को और अधिक रोजगार की दिशा में सकारात्मक साबित होते दिखेंगे? लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए, 45,000 करोड़ के, तो उससे वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे, अभी तो हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, इसको हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का बना दिया है, और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मैन पावर की आवश्यकता है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल करने वाले अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए। बेरोजगारों से जो है इसका जवाब लेना चाहिए। जो बेरोजगार लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब वो अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। बेरोजगार नेताओं पर गंभीर धाराओं पर जो है मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। अभी भी जो है साल भर से अधिक का समय हो गया है जो है बेरोजगार धरने प्रदर्शन पे है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही, उनकी सुध नहीं ले रही कि कड़कड़ाती ठंड में वो धरना देने के लिए क्यों मजबूर हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां एक और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथों से बेरोजगारी का मुद्दा छीन लिया है, ऐसा लग रहा है। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि युवा जो हैं वो परेशान हैं, युवा बेरोजगारी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे सड़कों पर, ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, साथ ही साथ बेरोजगारी दर काफी हद तक कम करने की कोशिश धामी सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसे में विपक्ष के पास क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रह पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इन्वेस्टर समिट के बाद और लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां इस बार धामी सरकार में हुई हैं। इतने सालों में किसी और सरकार में इतनी भर्तियां नहीं हुई जितनी की धामी सरकार में हुई हैं। तो क्या धामी सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है? क्या बेरोजगारी दर होने की ये जो रिपोर्ट है ये सही है? क्या बेरोजगारी के मुद्दा जो है वो विपक्ष के पास अब नहीं रहने वाला है? ये तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि धामी सरकार में अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी और उस इन्वेस्टर समिट में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही थी। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी या जो भी इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन हुए हैं उनका जो भी काम होगा, उन तमाम चीजों में कहा जा रहा था कि अभी ये जो रोजगार है वो लोगों को और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मंजू त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुरुआत रविंद्र जी आपसे करते हैं। ये जो 2 रिपोर्ट्स आई हैं इसमें कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के लिए खुशखबरी तो है ही, इसके लिए साधुवाद भी आपको, लेकिन सब विपक्ष कह रहा है कि भाई जो लोग सड़कों पर हैं या जो युवा सड़कों पर हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जहां एक और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि बेरोजगारी दर जो है वो कम हो गया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा है, इन्वेस्टर समिट के जरिए भी अब लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर भी जो युवा सड़कों पर हैं, तो क्या वजह है कि युवा जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से?
जैसे कि देखिए, पिछले काफी समय ये आंकड़े आने से पहले जो श्रम बाल सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए, इस आंकड़े से पहले भी कई बार बेरोजगारी के मामले में हमारी कई बार चर्चा हुई है। हम तमाम चैनलों में भी आपके साथ भी कई बार संवाद करते हैं कि ये सब जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा जो जाल फैलाया जा रहा है, जो झूठ की दुकान ये जगह जगह खोल के फ्रेंचाइजी बांटते फिर रहे हैं, ये तमाम झूठी बातें हैं, झूठ है ये। अब आज जिस प्रकार से श्रम बाल सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि सरकार जो है जिस प्रकार से एक नियत के साथ काम कर रही है, चाहे युवाओं के रोजगारों के लिए हो, महिलाओं के सम्मान के लिए हो, और अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पे इस प्रदेश की विकास दर बढ़ाना हो, देश में हमारी जीडीपी में हमारा भी इस प्रदेश का योगदान हो, ऐसे तमाम फैसले, कड़े फैसले आज सरकारें ले रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें जो है वो हमारी बेरोजगारी दर घटी है, महिलाओं के रोजगार बढ़े हैं। तो ये तमाम आंकड़े ऐसे हैं। महिलाओं को श्रम बाल भागीदारी में 21-22 में जहां 34.6% थी, आज 22-23 में 41.1 हो गई। 6.5 की वृद्धि हुई है महिलाएं रोजगार करने में, उनके अवसर बढ़े हैं। देखिए उत्तराखंड में विशेष रूप से औद्योगिक निवेश के लिए, चाहे सेवा कार्य हो, सेवा के क्षेत्रों या प्राथमिक क्षेत्रों, इसके ऊपर जिस प्रकार से सरकार ने कार्य किया है उसी का रिजल्ट है जो आज इस प्रकार के जो आंकड़े जो है युवाओं को कहीं ना कहीं प्रफुल्लित कर रही है, उत्साहित कर रही है, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। ये कहीं ना कहीं ये अवसर है। तो दूसरी बात देखिए, यूकेएससी ने भी अपने आंकड़े पेश किए हैं कि पिछले 10-22 सालों में जितने रोजगार नहीं दिए उतने एक साल में धामी सरकार ने दिए। देखिए इसके ऊपर बड़ी बहस करने की जरूरत नहीं, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। मैं चर्चा क्यों कहना चाह रहा हूँ यशी जी, कि देखिए ये डबल इंजन सरकार का खेल है। ये डबल इंजन का वो है जो आज ऐसे बच्चों को जो इसके लिए काबिल थे, जो इसके हकदार थे, देखिए एक लंबे समय से यहाँ पे उद्योग की तरह पनपा रोजगार को बेचने का, उस उद्योग को भी खत्म किया सख्त कानून के तहत, ऐसे लोगों को जेल में भेजा और उन लोगों को अवसर दिया जो वाकई में इसके हकदार थे, जिनको ये रोजगार मिलने चाहिए थे, जिनको ये अवसर, आज उनको ये अवसर मिल रहे हैं। और ये बड़े गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए भी कि इस डबल इंजन की सरकार ने, क्योंकि देखिए उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल ये उत्तराखंड कांग्रेस के केंद्र में और राज्य में, तिवारी जी के कार्यकाल में, बीच में हमारे खंडूरी जी का शासनकाल आया, फिर हरीश रावत जी का, इनके शासन काल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये रोजगार नहीं बढ़े। ये 22 साल में 10 साल इनके भी हैं तो हमारे भी हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से 2 सालों में, पिछली साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बेस बनाने में था, अब जो है फ्रंट फुट पे जिस प्रकार से धामी जी लगातार चौके छक्के मार रहे हैं इस प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ की जल जंगल जमीन संस्कृति के लिए, तो ये एक बड़ा आने वाला समय हमारे क्षेत्र को और एक नई ऊंचाई पे, नए आयाम पे इस क्षेत्र को लेकर जाएगा। रविंद्र जी सुन रहे हैं क्या? दुनिया में रविंद्र जी, आपने इतना सारा बखान कर दिया, सरकार की उपलब्धता बता दी, गिना दी, ठीक है, लेकिन ये जो बेरोजगारी संघ के लोग हैं ये कहां से आ रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग हैं या आम आदमी पार्टी के लोग हैं? कह दीजिए ना, आपको तो वैसे भी आसानी होती है कहना कि विपक्ष के लोग हैं। यशी जी मेरा मानना यह है कि चाहे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करता हूँ। फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। हाँ, सन 1993 में जो है मैं पुलिस लाइन में, पुलिस की भर्ती में भर्ती हुआ, कांस्टेबल 1993 में, और मेरा जिस समय पुलिस वेरिफिकेशन आया तो ये कह के रद्द कर दिया क्या कि ये राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका में था, इसलिए इसका हटा दिया जाता है। तो देखिए मैं उदाहरण किस लिए दे रहा हूं कि जिसे अपनी परीक्षा देनी है वह कृपया करके पूरा समय फोकस करे अपनी काबिलियत पे, एग्जाम देने पे, जो बेहतर होगा नौकरी उसे मिलेगी,
चाहे नौकरी हो, रविंद्र जी, चाहे उससे भी अवसर ज्यादा बुरा प्राइवेट होता है सेक्टर ना उत्तराखंड के लोगों के साथ। तो उत्तराखंड के युवाओं के साथ पेपर लीक हो जाते हैं सर। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसमें नकल हुई थी, परीक्षाएं रद्द हो गई, फिर से आप उसके बाद उस क्राइटेरिया में ही नहीं आते कि आप दोबारा फॉर्म भर सकें, आप नौकरी ले सकें। तो सर यहाँ तो अलग दिक्कतें चल रही हैं। आपका तो चलिए आप सक्रिय भूमिका में थे, यहाँ तो लोग बिना भूमिका के परेशान हो रहे हैं। यशी जी, मैंने उदाहरण अपने ऊपर दे के बताया। रविंद्र जी, देखिए हम समझ रहे हैं कि आपने ये बात क्यों बताई। आप ये बताना चाहते थे कि आपकी सरकारी नौकरी लग रही थी, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। सुरेश सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता राज्य बेरोजगार संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष झा जी भी जुड़ के हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। हेमा भंडारी जी भी जुड़ चुकी है, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवक्ताओं के पास आऊं उससे पहले सुरेश जी आपके पास आती हूँ मैं। ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे दर जो है वो कम हो रही है। पहले की अपेक्षा अब ज्यादा रोजगार मिल रहा है लोगों को। साथ ही साथ से पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि धामी सरकार ने सबसे ज्यादा नौकरियां दी, इतनी कि जितनी की पिछली मतलब जितना भी कार्यकाल रहा उसमें भी किसी सरकार में नहीं मिला। उसके बाद भी बेरोजगार संघ है जिसके आप प्रवक्ता भी हैं, आप उसका हिस्सा भी हैं, और उम्मीद है कि उसमें बहुत सारे लोग भी होंगे। तो क्या सरकार के ये दावे खोखले हैं? देखिए, मैं पहले तो रविंद्र कुमार जी का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले जिस श्रम बल की आप बात कर रहे हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें सबसे पहली बात आते हैं श्रम बल पर। श्रम बल है क्या? पहले एक्चुअल में हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं रविंद्र कुमार जी, बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं, मुझे उनके पूरे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो श्रम बल है, यानी कि काम करने वाले लोग कितने हैं, या काम करने की जो तलाश कर रहे हैं, या जो काम के लिए उपलब्ध हैं, काम करने के लिए उपलब्ध संसाधन, या ये कहें कि रोजगार की तलाश में, उसका आंकड़ा प्रस्तुत करा है। उसमें जो श्रम बल की भागीदारी में जो था, पहले जो वो था कि 2021-22 के आंकड़े थे जिसमें 55.9% से बढ़कर जो है 60.10% हो गई है श्रम बल। यानी कि अब जो है लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा लोग हो गए हैं जो रोजगार पाना चाहते हैं। उसमें महिला श्रमिकों के रोजगार की भी बात की गई, जो पहले उसमें भी 6.5% का इजाफा हुआ है। यानी कि महिलाएं भी जो है पहले की अपेक्षा अब ज्यादा रोजगार के लिए रोजगार चाहती। उसमें 2021-22 के जो आंकड़े हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पहले था 34.6% और अब हुआ है 41.1%। यानी कि 34 से 41% पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ की महिलाएं, हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति, यहाँ की महिलाएं और यहाँ की बेटियां बहनें जो रोजगार के लिए ज्यादा अवसर तलाश रही हैं। अब सरकार की जो बेरोजगारी दर की जो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर यानी कि जो श्रम बल में शामिल व्यक्ति थे उनके बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या है कि बेरोजगारी दर जो है 3.5% की कमी आई है। अब ये तो बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी बताएंगे कि आखिर जो ये 3.5% की जो कमी आई है ये क्यों आई है, कहां आपने रोजगार दिया। इन्होंने बात किया कि ये पुलिस में भर्ती हुए थे, कब हुए थे, पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन आज मजे की बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा जो है दिसंबर 22 में निकाला गया और आज तक लड़के पुलिस में भर्ती नहीं हो पा रहे। पुलिस की वेटिंग की लिस्ट जारी नहीं हो पा रही। पुलिस में भर्ती हुए थे रविंद्र कुमार जी, आज उसी पुलिस में उत्तराखंड पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके परीक्षा परिणामों का, उस वेटिंग लिस्ट का, वो आज तक नहीं हुई है। दूसरा, रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि यूकेपीएससी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। यूकेपीएससी किसका है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यूकेपीएससी आयोग में हम अभी पिछले सोमवार को जब गए
तो हमने उनके सामने चिट्ठा रखा। हमने उसमें पूरे भर्तियों का जिक्र किया। पटवारी भर्ती का विज्ञापन 17 जून 2021 में आया, अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट, अभी तक उसमें पूरी नियुक्तियां नहीं हुई। स्नातक स्तर की परीक्षा, उसमें अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई। एलटी भर्ती परीक्षा यूकेएसएससी निकालता, वह भी भर्ती परीक्षा पूरी नहीं हुई। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा का परिणाम जब सोमवार को हम गए, यूके पीएससी के जो सेक्रेटरी है वो इस तरीके से युवाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरीके से युवाओं का भद्दा मजाक बना रहे हैं, युवाओं को किस प्रकार से विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सोमवार को रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया। जब हमने अभी इस लास्ट मंडे को जब हमने कहा फिर आयोग को आने वाले हैं, तो आयोग ने रातों जी वापस आएंगे, वापस आते हैं, जरा और प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रवीण जी से जवाब भी लेंगे इस पर। मंजू त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि भाई ने कि मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले भी हो रहे हैं, बेरोजगार युवा रोज सड़कों पर हैं, भर्ती के बड़े बड़े घोटाले हैं। भर्ती तो नौकरी तो उन्हीं की लगी, मेरे साहब की पुत्री की लगी थी, और तो इस तरह से बड़े बड़े जो ये अभी डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसे कहते हैं हम NMPI के तहत नीति आयोग के अनुसार इसके अंदर 3 जैसे आए कि NMPI के अंदर जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके बाद उसके अंदर 12 इंडिकेटर्स आते हैं, जिसमें कि 3 है हेल्थ के लिए, 2 है एजुकेशन के लिए और 7 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। लेकिन ये लोग इनको जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो ये डाटा प्रस्तुत करें, ये कर रहे हैं GMPI को, ग्लोबल, जिसमें कि केवल 10 इंडिकेटर्स को हमने लिया है, इन्होंने लिया है। सबसे बड़ी फॉल्ट तो यहीं पर ही हुई है कि इन्होंने नीति आयोग का नया जो डाटा है उसमें जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को 2005 और 6 में आंका गया था, और वो जो 2005 और 6 का जो डाटा है उसको इन्होंने इंक्लूड किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो चौथा नंबर है, उसकी जो गणना हुई है 2014 से 2016 में हुआ था। इससे ये साबित होता है कि इनके पास ईयर बाय ईयर तो डाटा ही नहीं है, और फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट जो कि नो डाटा प्रस्तुत करने वाली सरकार है, जब इन्होंने डाटा आंका ही नहीं, इस डाटे को जो दे रहे हैं ये तो 2014 से 2016 का है, तो ये जो है डाटा आंकने का सही तरीका नहीं है, या गरीबी मापने का सही तरीका नहीं है। बड़े बड़े आंकड़े, ये बड़े बड़े आंकड़ों का जो नंबर वो कोट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े आंकड़ों का नंबर कोट कर रहे हैं। जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। हाँ, बड़े बड़े आंकड़ों का इलेक्शन से पहले ही एक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि जनता को खाली गुमराह करने का और जनता को ऐसे गलत डाटा प्रस्तुत करके ये दिखा रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, जो कि धरातल पर बिल्कुल गलत है। ये धरातल पर काम नहीं हुआ है, ये गलत डाटा पेश करके जनता को गुमराह करने का। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल नो डाटा प्रस्तुत करना है, ईयर बाय ईयर ये तो डाटा ही नहीं प्रस्तुत करते। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन आ गया तो इनको अपना जो है पीठ थपथपाने का काम जो ये सरकार करती है वो करने जा रही है, जो कि डाटा को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोजगार बढ़ा, बेरोजगारी कम, दावों में कितना दम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और चर्चा से पर मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और हेमा भंडारी जी का सीधा रुख कर लेते हैं। हेमा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि इस पर प्रतिक्रिया दें प्लीज। हेमा भंडारी जी। हाँ जी, यशी जी जी नमस्कार जी।
मैं अभी यशी जी बहुत देर से इनको सुन रही थी, अपने रवि भाई को। तो रवि भाई जिस तरह से डबल इंजन की बात कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार है और चौके और छक्के लगाए हैं। मैं इनकी बात का भी जवाब दे रही हूँ, फिर अपनी बात शुरू करती हूँ। तो चौके छक्के जरूर लगा रहे हैं, बेरोजगारों पे लाठी बरसा के चौके छक्के मार रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं और उसमें भी इनके मंत्रियों के और नेताओं के हाथ होता है, सब में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो चौके छक्के तो मार ही रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से कहीं पर भी जो ये रिपोर्ट श्रम बल की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, वो सिर्फ चौंकाने वाली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ एक भद्दा मजाक है। और रिपोर्ट के अनुसार जो इन्होंने आंकड़े अभी बताए हैं, सुरेश जी ने अभी जो आंकड़े तो आपके सामने रख ही दिए थे कि 2022-23 से बढ़ के जो ये 41.1 तक पहुंच गई है जो महिलाओं के रोजगार की जो रिपोर्ट आई है। और जहां तक रोजगार की बात करें तो जो एम्स ऋषिकेश में 600 लोग हैं, 600 लोग जो राजस्थान के हैं, 600 लोगों को इन्होंने नर्सिंग संभाग के पदों पर नियुक्ति दी गई है और एक ही परिवार से 6-6 लोग हैं और उनको नौकरियां मिली हुई हैं। इसके अलावा पिछले 1.5 साल से 8 परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और जिसमें 5 को तो रद्द कर दिया गया और उसमें 66 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये सरकार जो प्रदेश के युवाओं को किस तरह का रोजगार देने का कौन सा नया तरीका ढूंढ रही है, ये तो हमें भी समझ नहीं आता है कि किस तरह से नया रोजगार दे रही है। आज प्रदेश के युवा लाठी खा रहे हैं और सरकार ऐसी रिपोर्ट के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। पता है ना, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या हम कर सकते हैं, लोगों को कैसे माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 5 साल तो देखा ही है ना कि किस तरह से इन्होंने किया है। और इनके जो यहाँ पर चुने गए सांसद थे वो 5 साल तक तो नजर नहीं आए, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी बेचारे नजर नहीं आए, है ना। उनके पास समय नहीं था यहाँ की जनता के लिए, लेकिन अब वो स्कूटर पे जा जाके घरों में जा जाके कह रहे हैं कि मैं वापस आ गया हूँ, अब हम जाग गए हैं, अब हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। जब जनता ने इन्हें चुना था तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया कि रोजगार आज जो लोकसभा में 26 जुलाई 2023 को केंद्रीय जो श्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भी खुद माना है कि सरकारी विभागों में ये 9,64,349 पद खाली हैं। उन्होंने खुद माना है। सरकारी जो रेलवे के पद हैं वो 2.63 लाख पद रेलवे में खाली हैं। और बात करें यहाँ पर जो एबीपी न्यूज का जो आंकड़ा आया था उसमें 68,086 पद उत्तराखंड में ये 68,586 पद उत्तराखंड में खाली हैं। और ये जबकि ये जो यूके पीएससी के पास सरकार अभी अधिक पदों को भरने का प्रस्ताव ही नहीं भेज रही है। हेमा भंडारी जी, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, ये दावे हैं, खोखले हैं, विपक्ष ये कहना चाहता है। हम वापस आएंगे फटाफट, शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद मैं सुभाष जी आपके पास आती हूँ, माफी चाहूंगी देरी के लिए। शांति प्रसाद जी। यशी जी पेश किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की, जुमलों की, बाजीगरी की माहिर है। विगत 5 वर्षों में यदि आप देखेंगे, केंद्र सरकार का काम होता है कि वो हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट दर्ज करे, जनता के बीच में श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि विकास के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, रोजगार के क्षेत्र पे क्या काम हुआ है और राज्यों की स्थिति वर्षवार क्या है। ये आंकड़े यदि सरकारें वर्षवार देती तो बहुत अच्छा लगता, मगर क्योंकि जाती हुई सरकार है, जनता की आंख में धूल झोंकनी है, अखबार इनके हैं और झूठ परोसकर ये शायद जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मैं इनको हरियाणा के एक जो है कवि हैं जैनवी, उनकी कविता को कोड करके कहता हूं कि जिसमें था कि एक डॉक्टर ने किडनी बदली, जापान के डॉक्टर ने कहा मैंने 1 महीने में आदमी को काम पे लगा दिया, फिर चाइना वाले ने बदली तो उसने कहा मैंने 6 दिन के अंदर आदमी को काम पे लगा दिया, फिर भारतीय का नंबर आया, उसने कहा हमने 1 आदमी बदला, पूरा देश काम ढूंढता दिख रहा है। समझ रही हो, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। अब आ जाइए उत्तराखंड की मैं स्थिति से देखता हूं, देश में तो बेरोजगारी का ये हाल है कि हर राज्य के अंदर हड़ताल हो रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं है।
कर्मचारियों का ढांचा इस कदर कर चरमरा चुका है कि राज्य की स्थितियां बड़ी दयनीय हो चुकी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिन आंकड़ों को ये जारी कर रहे हैं इसमें स्पष्ट है कि ये मजदूरों के आंकड़ों को ज्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वाकई सरकार ईमानदार है तो ये बताए कि कितने इन्होंने जेई, एई, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, प्रोफेसर इन्होंने नौकरियां दी हैं। यदि ये वर्षवार ये आंकड़े देते तो सरकार की पोल खुल के हाथ में आ जाती। ये चाय बेचने वाले को, नाले से गैस निकालने वाले को, श्रमिक मनरेगा वाले को, दिहाड़ी के मजदूर को यदि ये रोजगार समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि जो सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बंद कर दें, नौकरियां ना दें, जिनके कारण बेरोजगार संघ बन जाए, नौजवान सड़कों पे शांति प्रसाद जी वापस आते हैं। ऐसी स्थिति में मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पर जो ये आंकड़े पेश कर रही है इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि झूठ और जुमलों के सहारे और राम के पीछे शायद इनके काले कारनामे छुप जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। जनता समझ रही है कि देश के अंदर आर्थिक रूप से सामाजिक व्यक्ति बहुत पिछड़ चुका है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने घबराकर ये जो आंकड़े जनता के सामने रखे हैं ये साफ झूठ है। ये झूठ उसी तरीके का है जैसे 15 लाख दिए, जैसे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, राज्य की विकास की बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है, आज ही अखबार में छपा है, यसी जी शर्म की बात है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यान विभाग में घोटाले को एक सामाजिक कार्यकर्ता हाई कोर्ट में लेके जाता है। हाई कोर्ट के माध्यम से बवेजा सस्पेंड होता है और हाई कोर्ट सीबीआई जांच की बात करता है और उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच ना हो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका लगाता है कि मेरे राज्य के अंदर। शांति प्रसाद जी मैं वापस आती हूँ, ठीक है, इसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। सुभाष जी, ये जो श्रम बल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग आंकड़ा जो है वो बताया गया कि न जाने कितने परसेंटेज के साथ ही ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा भर्तियां दामी सरकार में हुई हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर क्या कुछ रिएक्शन आपका, और माफी चाहूंगी देरी के लिए। सर्वप्रथम तो रविंदर भाई को आपको रविंदर भाई ने कह ही दिया। रविंदर भाई बड़े सज्जन प्रवक्ता हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको कम जो है उनकी बात को काटूं। लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताया हमारे सभी लोगों को कि जान लीजिए कि अगर नौकरी नहीं मिली तो ये बेरोजगारी में हमारे ही तरह आपको भाजपा का प्रवक्ता बनना पड़ेगा, मजबूरी में झक मार के। ये पीड़ा इन्होंने बताई। जो बात आप लोग नहीं पकड़ी वो बात हमने पकड़ ली। लेकिन खैर अब तो आप समझ गई होंगी कि कितनी मजबूरी में इन्हें प्रवक्तागिरी करनी पड़ रही है। अब आते हैं मुद्दे पे। मूल मसला ये है कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन चल रहा है, तो धामी जी एक से एक जो है पटाखे छोड़ेंगे, एक से एक धमाका होगा, एक से एक रॉकेट फायर किए जाएंगे कि भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। लेकिन अभी हमारे यूकेडी के भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आपने एक बातें आपने छोड़ दी, बस वही मैं ऐड कर रहा हूं। वो बात ये कि गैस, नाले की गैस वाली बात नहीं। यहां ये भी कहा गया था जो भीख मांगना भी एक रोजगार है, क्योंकि पैसे उससे भी आते हैं। इनके बड़े नेता ने कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो हमारे रविंदर भाई पे भारी हो जाएगा और ज्यादा। तो इसलिए वो डाटा इंक्लूड हुआ कि नहीं कि भीख मांगना भी रोजगारी में शामिल हुआ है कि नहीं। रविंदर भाई कृपया ये बता दें, यहाँ जो सड़कों पे भीख मांगती है सब गाड़ी के किनारे, क्या वो भी रोजगारों में जोड़ तो नहीं लिया? अगर वो जोड़ लिए होंगे तो 1-2% और बढ़ जाएगा, या फिर वो बढ़ करके जोड़ा है, ये रविंदर भाई ही बताएंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो ये देख रहा हूं कि बेरोजगार बेचारे आज भी यहाँ लाठियां खाते हैं, दिन रात जो है चक्कर काटते हैं यहाँ मैदान के, और दिन रात धरने दे रहे हैं। अब ये सिर्फ रविंदर भाई क्लियर कर दें कि वो 3% और 23% वाले में बढ़े हुए लोग हैं या घटे हुए लोग हैं। ठीक है रविंद्र जी, अब रह गई बात इनके रोजगार की, तो अभी ये डाटा भी इनका डाटा भी पुराना है और डाटा पुराना है। पुराने डाटा का ये दुहाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नए हैं। ये त्रिवेंद्र सरकार के समय के डाटा की बात हो रही है।
लेकिन वो डाटा जो है, एक सेकंड सुन लीजिए, वो डाटा भाजपा का है, लेकिन कामयाबी जो है वो धामी का है। माने कामयाबी जो वो डाटा जो है वो भाजपा की है और कामयाबी जो है वो धामी का है। समझिए इसको। माने अगर ये मान ही ले कि ये डाटा सही है तो वो डाटा त्रिवेंद्र सिंह सरकार के समय की है, यानी भाजपा की है, और लेकिन बाकी जो है वो कामयाबी जो है वो धामी सरकार की है जी। बस यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं जी। रविंद्र जी जवाब देंगे प्लीज, उसके बाद सुरेश जी आपके पास आती हूं मैं। अनम्यूट कीजिएगा। हमारे सम्मानित जो पत्रकार बंधु हैं सुभाष भाई, मैं बड़े अच्छे पत्रकार हैं और चुटकी बड़ी अच्छी लेते हैं, और खास करके मुझे देख के तो ये जरूर चुटकी लेते हैं। इनका धन्यवाद करता हूं कि ये जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। मैं इनकी बात को ज्यादा मैं भी नहीं काटता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने जरूर रखूंगा। देखिए, मैंने जो कहा था ना कि मैं भर्ती हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मैं जो है जब वेरिफिकेशन में मुझे कैंसिल कर दिया गया। तो मेरा कहना यही है कि अगर हमें किसी चीज को लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ उसी पे ध्यान फोकस करना चाहिए। जिस प्रकार से 6600 से ऊपर इस प्रदेश के लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है, अगर हम ज्यादा आंदोलन के चक्कर में पड़ते हैं तो देखिए, अब चलिए हम तो प्रवक्ता बन ही गए, आगे सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि वह भी बन जाए। दूसरी, मैं एक आपको इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, बताता हूं। 2013-14 में 5 से 10 लाख रुपए तक टैक्स देने वाले 37,02,295 लोग थे, जो 22-23 में बढ़ के 11,91,06,74 हो गए थे। तो ये लोग कैसे बढ़ गए? बगैर इनकम के बढ़ गए, बगैर रोजगार के बढ़ गए, या बगैर रोजगार देने के नाम पे बढ़ गए। 10 से 20 लाख के बीच का भी ऐसी आंकड़ा है, 20 से 50 लाख रुपए के आरटीआई दाखिल करने वालों का भी ये आंकड़ा है, 50 से 1 करोड़ लोगों के 1 करोड़ के टैक्स जो देने वाले हैं वो 80,454 लोग देते थे 2013-14 में। तो 23-24 में 3,32,065 लोग हो गए। तो ये वो लोग हैं जो लोगों को रोजगार सृजित करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसे लोग जो साल का 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खाली इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, ऐसी 1 करोड़ से ऊपर वाले लोग 2013-14 में 46,384 थे, वो 1,69,890 हो गए। सुन लीजिए ना, देखिए ये आंकड़े आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपके अपने घर के आंकड़े होते हैं, आप बना के ला सकते हैं, हम देख सकते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार नहीं। रविंद्र जी देखिए, अभी सुरेश जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, सुरेश जी ने बहुत सारे प्रश्न किए, और मैं सुरेश जी के पास वापस जा रही हूँ, उसके बाद आती हूँ मैं। सुरेश जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। देखिए, मैं तो रविंद्र कुमार जी को साफ साफ कह रहा हूँ और सीधे शब्दों में कह रहा हूँ और ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ कि धामी सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो खामी सरकार रह गई है। तमाम खामियां ही खामियां हैं प्रदेश के अंदर। युवाओं का जहां तक मसला है, युवाओं की एक भी समस्या का समाधान धामी सरकार नहीं कर पा रही है। पिछले 315 दिनों से धरना स्थल एकता विहार में इस कड़कड़ाती ठंड में, जब शहर में गुलदार और बाग का खौफ है, उस खौफ के मंजर में हम लोग वहां पर बैठने को मजबूर हुए हैं, तो कोई वजह होगी। आज ये यूकेपीएससी का जिक्र कर रहे हैं, यूकेएसएससी का जिक्र कर रहे हैं, ये वही आयोग है जिन आयोगों ने युवाओं का शोषण किया है, जिन आयोगों ने युवाओं की परीक्षाओं को जो मेहनत का युवा है, जो परीक्षा महंगे कोचिंग संस्थानों के अंदर परीक्षा की तैयारी करता है, उस परीक्षा की तैयारियों को इनका जो नकल माफिया है, उस माफिया के माध्यम से इन्होंने अपने चहेतों को सेट करने का एक काम किया और युवाओं को, जो मेहनत कश युवाओं का, उनका इन्होंने कहीं ना कहीं हक छीना है इनसे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार क्या युवाओं का शोषण करने के लिए ही हम लोगों ने चुनी थी? क्या ये डबल इंजन की सरकार, इसकी इतनी हैसियत नहीं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे एक संवैधानिक बॉडी का, जिस बॉडी के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं, इस प्रकार के जीरो टॉलरेंस की सरकार में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उनकी सीबीआई जांच नहीं करा सकती? अभी हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि एक मामला हाईकोर्ट में गया जो उद्यान विभाग का है,
इनकी डबल इंजन की सरकार के हालात देखिए, इनकी डबल इंजन की सरकार की चालाकी देखिए। एक उद्यान विभाग के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक की शरण में जा रहे हैं। और जो युवा आज इन परीक्षाओं में तैयारी कर रहा है, एक रात दिन करके मेहनत कर रहा है, किसी तरीके से देहरादून में कोचिंग संस्थान की फीस जुटा रहा है, रात एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहा है, दिन को नौकरी और शाम को पढ़ाई कर रहा है, उस युवा के लिए धामी सरकार ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। रविंद्र जी, आज इनकी जवाब सरकार के दीजिए। लोग कहते हैं कि पकोड़े तलो, व्यवसाय शुरू करो। अगर किसी के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो कहां से लाएगा? और रविंद्र अगर जी, पहाड़ जवाब का युवा दीजिए। देहरादून, ये रविंद्र कुमार जी से मेरी दरख्वास्त है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से युवाओं के मसले को लेकर गंभीर चर्चा करिए, उनको सकारात्मक जो जमीनी हकीकत है उससे रूबरू करवाइए। ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने आपके आयोगों का काम है। आयोग आपकी कठपुतली बने हुए हैं। आयोग के सचिव मुंह सामने, मैंने कहा था कि पिछले सोमवार को हम जब आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हम आज परीक्षा के परिणाम जारी करते हैं। और आज उन्होंने, जब हमने एक हफ्ते बाद रिजल्ट नहीं निकला तो एक हफ्ते बाद हमने पुनः आयोग को चेतावनी दी कि हम मंगलवार को आपके पास पहुंच रहे हैं। तो देखिए आयोग का खौफ देखिए युवाओं का, बेरोजगार संघ का, कि उन्होंने छुट्टी के दिन फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी किया। यानी कि एक उत्तराखंड बेरोजगार संघ जब अपनी समस्याओं को लेकर, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर जब आयोग जाएगा तब ये लोग काम करेंगे, वरना ये लोग सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी जी सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी जी को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। रुकिए जरा रविंद्र जी, ये तमाम आरोप देखिए लगाए जा रहे हैं राज्य बेरोजगार संघ की तरफ से। अब ये लोग कहीं अलग से तो आए नहीं हैं, उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंड के ही युवा हैं। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर शांति प्रसाद जी भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक आरोपी को बचाने के लिए सरकार जा रही है, तो सरकार कैसे लोग यकीन करेंगे कि आप जनता के साथ है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, जिनको रोजगार मिला है वो भी उत्तराखंड के लोग हैं। मैंने कहा ना कि जिसका मिला है, मैं आपको बताता हूँ ना सुरेश जी, मैंने आपको ध्यान से सुना। देखिए, जिसका जिस जगह फोकस होगा वहां उसकी जगह बन जाएगी। सुरेश भाई, ये हाकम सिंह के द्वारा दी हुई नौकरी के बारे में बोल रहे हैं। ये हाकम सिंह की दी हुई नौकरी के बारे में बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बोल रहे हैं। योगी को कहाँ नौकरी देते हैं? दूसरी जगह जहां आप फोकस करेंगे वो फोकस आपको आगे आपका भविष्य तय करेगा। जैसे आज हमने भी एक समय के चक्कर में पड़े, हम आज प्रवक्ता बन गए भाजपा के। हमारे को राजनीति का शौक था। माफ कीजिएगा रविंद्र कुमार जी, हमें कोई प्रवक्ता नहीं बनना और ना हमें प्रवक्ता बनने का शौक है। सुरेश भाई, आपको नहीं दे रहे, मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। आपको क्यों दे रहे हैं रविंद्र जी? आप जब से आए तब से अपना उदाहरण ही दे रहे हैं, और वो उदाहरण भी क्या बने तो बीजेपी के प्रवक्ता ही है। रोजगार की बात करिए ना, बेरोजगार प्रवक्ता बन जाएंगे। आप बार बार या तो ये सजेशन देना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो प्रवक्ता तो बन ही सकते हैं, या आप देश के युवाओं को सिखा रहे हैं। ये राज्य मंत्री नहीं बने उसका दर्द होता है। कहना ये है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको सफलता हाँ, सुभाष जी, कैसे हम बने। मैं ठीक है रविंद्र जी, वेट फॉर अ मिनट। सुरेश जी, मैं आती हूँ, एक सेकंड रुकेगा प्लीज। सुभाष जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए रविंद्र जी सबको ये कहना चाहते हैं कि प्रवक्ता जितने लोग बनते हैं वो बेरोजगारी के कारण प्रवक्ता बनते हैं। बेरोजगारी के कारण बनता है, उनका कहना ये है। इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें जो गलती उन्होंने किया। वो अपने विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल को उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उसके अंदर सफलता पाएंगे। अगर नहीं करेंगे, हमने नहीं करी, हमारा वेरिफिकेशन रद्द हो गया। हमको शौक था राजनीति का, हम यहाँ आ गए। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा, देखिए डबल स्टैंडर्ड मतलब ये सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। देखिए 10 सेकंड। देखिए, हाई कोर्ट का जब ये फैसला आता है कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो ये तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं।
आज अगर सुप्रीम उद्यान विभाग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार अगर उसमें जाती है, वो भी एक अलग पक्ष है, तो ये उसको कोर्ट करते हैं। देखिए, इनको जहां सहूलियत होती है ये उस बात को लेके कोर्ट करते हैं, ना कि जो है तमाम चीजों को। चलिए, ये तो प्रवक्ता है। नहीं ठीक है, ये तो चलिए हम मान लेते हैं कि विपक्षी दल है, लेकिन सुरेश जी का क्या कसूर है? उनको तो बताइए, उनकी तो समस्या का हल करिए। मेरे सवालों का जवाब दें। और एक बात और कह रहा हूँ, आप अपनी जहाँ नौकरी लगना चाहते हैं वहाँ आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको जरूर कर रहे हैं सर। प्रवक्ता जी, आप बड़े जिसको की परीक्षा रद्द कराई जाए, फिर परीक्षा को रद्द करा दीजिएगा। देखिए, यहाँ भी उत्तराखंड के लोगों को ही 2 मिनट वो अपने काम में फोकस करके पढ़ाई करके उसकी तैयारी करके बैठते हैं। ठीक है सुरेश जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद मंजू त्रिपाठी जी, रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि परीक्षाओं की तैयारी करें। हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, और आपकी विश्व की नंबर 1 पार्टी अपनी पार्टी को कहते हैं, हम उसके भी कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। हमें राजनीति का कोई शौक नहीं, और ना आपकी पार्टी और ना किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने का शौक है। हम ये कहते हैं कि जिन परीक्षाओं की आप बात कर रहे हैं, हमने कितनी परीक्षाओं की तैयारियां कर ली। हमने स्नातक स्तर परीक्षा से लेकर पुलिस कांस्टेबल से लेकर एलटी परीक्षा से लेकर खनिज सहायक से लेकर सहायक लेखाकार से लेकर बंदरोगा से लेकर स्टेनो से लेकर कार्यशाला अनुदेशक तक, वाहन चालक, ये पीसीएस कर रहे हैं। नहीं रविंद्र जी, देखिए आप प्रवक्ताओं से तो लड़ सकते हैं, लेकिन देश के युवा से कैसे लड़ेंगे सर? आप कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप तो राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। आप जहां हम राजनीति की तैयारी नहीं रविंद्र जी, अपना मुद्दा रखना, अपनी बात को रखना, ये इसमें नहीं आता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। रविंद्र कुमार जी का जवाब दे दूं। रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। अगर आपके नकल माफियों को सलाखों के पीछे भेजना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। चलिए ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी, मंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार। मंजू त्रिपाठी जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। मंजू त्रिपाठी जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। ठीक है सुरेश जी। अभी प्रवक्ताओं को मैंने सुना, और जैसे सुरेश भाई कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे हमारे सम्मानित जैन जी ने कहा कि मैं प्रवक्ता बन गया। अरे भाई, प्रवक्ता कौन सा रोजगार है? लेकिन आप कह रहे फोकस करेंगे तब करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो 100% अपना देता है, लेकिन अगर नियुक्तियां निकलेंगी नहीं, नियुक्तियां निकलने के बाद रद्द हो जाएंगी, तो उनकी तैयारी का क्या परिणाम होगा? आप ये देखिए, आसमान से गिर के भर्ती हो गए क्या? कहाँ की नहीं, देखिए भाई, देखिए मंजू जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। रविंद्र जी, डोंट इंटरप्ट प्लीज, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। रविंद्र जी, रविंद्र जी, आई एम वार्निंग यू प्लीज। सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी एक एक करके बात करें प्लीज। में भी आपने ये अग्निवीर ला दिए। धामी जी कहते हैं कि मैं तो जो है एक सैनिक। हेमा भंडारी जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। ठीक है हेमा भंडारी जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी। हेमा भंडारी जी, अपनी बात को पूरा करिए। देखिए आपके पिताजी को भी तो पेंशन मिलती थी। देखिए यशी जी, यहाँ पर जो है रविंद्र भाई एज अ प्रवक्ता उनको अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। ये किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारों की पीड़ा, जो पहाड़ के लोग होते हैं ना, उनको देखिए किस तरह से पढ़ाई करते हैं। उनकी बेटियां हो, चलो बेटों की बात है, लड़कियों को कैसे दूर जाके पढ़ाई करना पड़ता है, कहीं तो माँ बाप भेजने को भी दूर तैयार नहीं होते हैं, कैसी कठिनाइयों के साथ में वो पढ़ाई करते हैं। और देखिए पढ़ाई करने के बाद अंकिता भंडारी जब जॉब के लिए यहाँ पर आई तो उसके साथ में क्या हुआ यार, निकला क्या कि इन्हीं के मंत्रियों ने किया। तो ये लोग पीड़ा नहीं जान सकते हैं कि जो। और दूसरी बात रही रोजगार की, रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो हरिद्वार में मिला हुआ है अवैध नशे का कारोबार का, हर युवा को रोजगार दिया हुआ है। यहाँ पर मैं तो खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि अवैध नशे का कारोबार हर गली में, हर जो युवा बेरोजगार है उसको दिया हुआ है। तो ये रोजगार देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा। अंतिम प्रतिक्रिया सुभाष जी आपकी लूंगी मैं। शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत कम शब्दों में बात को पूरा करेगा। देखिए यशी जी, इस डिबेट का सार यही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलकर जितना चुनाव जीत रही है, तय जनता ने करना है, नौजवानों ने करना है, किसान ने करना है, बेरोजगारों ने करना है।
कि यदि ये झूठ और जुमले और अखबारों के माध्यम से इसी तरीके से उत्तराखंड से लेकर देश को ये लूटते रहेंगे तो एक दिन देश में बहुत बड़ा संकट आएगा। पूरा देश बेरोजगार है, केवल भाजपा वाले रोजगार में है। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड से लेकर देश का, और इस पर रोक लगनी चाहिए। लोकसभा में भाजपा का सुपाड़ा साफ होगा तभी जाकर देश सुधरेगा, वरना बड़ा संकट आने वाले समय में उत्तराखंड से लेकर देश की जनता को भोगना पड़ेगा। सुभाष जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपके इस पर। देखिए, सर्वप्रथम ये है कि सरकार को चाहिए कि सरकार रोजगार के चीजों को गंभीरता से ले और सरकार बिल्कुल योजनागत ढंग से कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार के दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, रोजगार को लाया कैसे जा सकता है और रोजगार यहाँ क्रिएट कैसे किया जा सकता है, सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन सरकार हमेशा आंकड़ों के खेल में उलझती है, आंकड़ों के खेल में दूसरे को उलझाती है और हमारे नौजवान उससे परेशान होते हैं। सच्चाई ये है, जिस डाटा की बात हो रही है उस पर 100 सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है, इसलिए इस बात को यही विराम देता हूं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो डाटा आया है उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो बेरोजगार युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर अभी भी नजर आ रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये डाटा कितना सही है और युवा है वो कितना सरकार पर भरोसा कर पाते हैं, देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।